ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही रहते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित भी वीडियोज आती ही रहती हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं ये बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष का सच में लाभ उठाना चाहता है और ज्योतिष को एक गाइडेंस टूल की तरह देखता है, उसके लिए ये त्रिमासिक राशिफल बहुत उपयोगी होंगे। क्योंकि इस त्रिमासिक राशिफल में डिस्कस किया जाता है कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव से आपके जीवन पर क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को उस प्रकार से प्लान कर पाएं। और यकीन मानिए, जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बदलेगा। जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, वहीं बुध एक अनोखा खेल खेलेंगे, जहां पे वो वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे वक्री होते होते। अंगारक योग बनेगा जब मंगल और राहु की युति होगी, गुरु और सूर्य की युति होगी, सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही मंगल का एक नया काल चक्र स्टार्ट होगा, मंगल अपनी राशि के हो जाएंगे, सूर्य का एक नया काल चक्र स्टार्ट होगा, सूर्य उच्च की राशि के हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जून आते आते शनि की गति भी मंद हो जाएगी और शनि भी एकदम जून के अंत में वक्री हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ हो रहा है और इन सब चीज़ों का, बदलावों का प्रभाव, असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की ही हम विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। ज़्यादा सटीकता मेरे हिसाब से लग्न राशि से आती है, जिनको पता है वहीं से देखें। नहीं कंफर्म तो चंद्र राशि सेकंड ऑप्शन बन ही जाती है। कुछ बहुत विशेष उपाय, सरल उपाय वीडियो के अंत में अवश्य शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना ऐसा महीना है जहां पे काफ़ी राशि परिवर्तन होंगे। और एक और प्रमुख चीज़ है, राशि परिवर्तन के साथ सूर्य ग्रहण भी इस महीने लग रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण मार्च में लग गया था और सूर्य ग्रहण अप्रैल में लग रहा है। और ये 2 ग्रहण बहुत जल्दी लग रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में भी उथल पुथल मचती है और दुनिया के लेवल पर, भारत के लेवल पर भी बहुत उथल पुथल मचती है। तो आने वाला कुछ समय हर प्रकार से व्यक्तियों के लिए, जातकों के लिए संवेदनशील रहेगा। अब सबसे पहली बात कि शुक्र 31 मार्च को ही आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, तो उनका प्रभाव अप्रैल से आएगा और 1 अप्रैल से ही उनका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर उच्च के हो गए। ये एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र अपने आप में धन है, लक्ष्मी है, सौभाग्य है, सुख है, तो उनका उच्च का होना यानी कि जीवन में हर प्रकार का सुख आएगा। दूसरा, उनकी युति राहु के साथ है। मात्र शुक्र में वो क्षमता है कि वो राहु को कंट्रोल कर ले, बाकी तो राहु किसी से नहीं डरते। जो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं वो किसी ग्रह से क्या डरेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र राहु के गुरु हैं, क्योंकि शुक्र दैत्याचार्य है और राहु एक असुर है, दैत्य है, तो इसलिए राहु बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में रहते हैं शुक्र के साथ। अब ये अच्छी चीज किस लिए है? सबसे पहला, शुक्र धनेश है और शुक्र आपके भाग्येश है। उच्च के हो गए, पैसा आएगा, भाग्य साथ मिलेगा। राहु के साथ है, यानी कि जो लोग विदेश में काम करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए लाभकारी होगा। विदेश जाना चाह रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, चीजें बनेंगी आपके लिए। और इसके साथ ही ये विवाह के योग बनाता है। यहाँ पे केयरफुली समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विवाह के योग बनाएंगे। मैं वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे विवाह के योग बना देंगे। यानी कि अगर आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर शुक्र महाराज अच्छा एक प्रभाव आपको देंगे। शुक्र क्योंकि लग्न को भी देख रहे होंगे और धनेश हैं, भाग्येश हैं, उच्च के हैं, राहु के साथ हैं, तो पैसा अवश्य आएगा। कोई प्रॉपर्टी आदि या कोई वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए भी योग बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्र सूर्य के साथ भी है और सूर्य एक सेपरेटर है और सूर्य 12वें घर के स्वामी है। इस पे थोड़ी देर में चर्चा करूंगा जब मैं ग्रहण के टॉपिक पे आऊंगा, क्योंकि वहां पे वैवाहिक जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शुक्र का अपने आप सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं धन प्राप्ति आदि के लिए, विवाह के योग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इस महीने गुरु का प्रभाव अगली राशि से थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। गुरु कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से आपके अष्टम भाव में रह रहे हैं और अष्टम में गुरु का रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी केतु आपके लग्न में आ गए हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं था।
और जीव कारक, जो जीव के कारक होते हैं वो भी अष्टम भाव में थे। अब सबसे अच्छी चीज है कि धीरे धीरे करके आपको सेहत में थोड़ा बहुत सुधार मिलेगा, और जो एक अनिश्चितता ने आपको पिछले 1 साल से घेरा हुआ था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि गुरु, जैसे मैंने कहा, जीव कारक है। गुरु से ही कहीं ना कहीं पूरा वर्ष किस तरफ जाएगा वो इंडिकेट हो जाता है। तो गुरु पिछले 1 साल से आपके अष्टम भाव में थे, यानी कि जीवन में अनिश्चितता बहुत आई होगी। लेकिन अब गुरु थोड़ा प्रभाव नवम का देंगे तो यहाँ पे अनिश्चितता धीरे धीरे दूर होगी, क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक विशेष चीज आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ ही एक चीज से बहुत केयरफुल रहना है, वो है बुध। कारण यह है कि देखिए बुध बहुत नोटोरियस हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुध वक्री हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, और साल में 1-2 बार तो ऐसा होता है। वक्री तो बहुत बार होते हैं क्योंकि सूर्य के बहुत पास होते हैं, और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं शुक्र और बुध, उनके वक्री होने का जो प्रभाव है थोड़ा अलग होता है। तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत बार वक्री होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बुध ना केवल वक्री होंगे, पतित भी हो जाएंगे। बुध आपके अष्टम भाव में है और 2 तारीख को, 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। पहली बात, बुध बुद्धि के कारक है, तो सामान्य जनजीवन की भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा है, लेकिन आपके लिए तो लग्नेश भी हैं और 10वें घर के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे उनका वक्री होना आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। सेहत बिगड़ेगी, मानसिक अशांति रहेगी। ऑलरेडी कुंडली में कोई मानसिक वेदना का योग है, जैसे कि विष योग है, केमद्रुम योग है, यानी कि चंद्रमा पीड़ित है, लग्न पीड़ित है, तो ये समय शारीरिक एवं मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी वक्री हो गए और अचानक से कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से उथल पुथल मच जाएगी। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की दशा अंतरदशा जिनकी बहुत खराब चल रही है, उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। तो अप्रैल के महीने में बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये जो बुध वक्री हो रहे हैं और पतित हो रहे हैं, ये बहुत अचानक से जीवन में उथल पुथल ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, लग्नेश भी है, तो लग्नेश का वक्री होना, पतित होना, अष्टम में होना कहीं ना कहीं पूरे जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव या कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाने वाला हो सकता है। इस समय पे कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, अपने आप को सरल कर लीजिएगा। बहुत माइंड फ्लक्चुएट होगा, एकदम सब कुछ छोड़कर भागने का मन भी करेगा, और इसके साथ ही गलत लोगों की संगत में या गलत लोगों के इन्फ्लुएंस से गलत निर्णय, गलत कृत्य भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, केवल थोड़ा सा नहीं, बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है, जैसे मैंने कहा कि बुध ना केवल वक्री हो रहे हैं, पतित भी हो रहे हैं। मैं कई बार समझा चुका हूँ। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि पतित ग्रह क्या है, तो जरूर नहीं कि हर व्यक्ति को टर्मिनोलॉजी आए ज्योतिष की, इसलिए मैं बहुत सरल करके बताता हूँ। ग्रह का पतित होना मतलब कि ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है। फॉलन प्लैनेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बुध या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो उल्टा चलता है। वक्री मतलब कि ग्रह उल्टा चलना शुरू करता है। तो कभी कभी ग्रह जब इनिशियल डिग्री में होता है, एक राशि में 30 डिग्री होती है, इनिशियल डिग्रीज में होता है, तो वक्री होते होते पिछली राशि में गिर जाता है, जो बुध के साथ होगा। अगर आपको याद हो तो शनि के साथ भी ऐसा 2022 में हुआ था, जब वो 2 महीने के लिए कुंभ में आए थे, 2-3 महीने के लिए, फिर पुनः वक्री होकर वापस मकर में गिर गए थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही आपके लिए हो रहा है कि बुध आपके लिए सप्तम भाव में वापस आ जाएंगे। आपके लग्नेश है और नीच के भी हो गए, वक्री भी हैं, पतित भी हैं। तो ये राह आसान नहीं है पनघट की, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कहा ना कि मैरिड लाइफ और विवाह के योग दोनों अलग चीज है। वो राहु और शुक्र की युति विवाह के योग बनाएगी, लेकिन ये जो बुध का वापस आना, पतित होना, ये बहुत कष्टकारी हो सकता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सचेत करने के लिए कह रहा हूं। और इसके साथ ग्रहण भी यहाँ पे 9 अप्रैल को बुध वापस आके गिर जाएंगे और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। तो देखिए सप्तम भाव में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला इंपैक्ट मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। कई लोगों को ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, क्योंकि राहु केतु का लग्न और सप्तम पे प्रभाव आ गया, और अब ये सप्तम पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, आप देखिए खुद की कितने ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र है, वक्री बुध है, राहु है, सूर्य है। तो ये सब बता रहा है कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक भी बात पहुंचेगी। जिन लोगों ने सब कुछ ट्राई करके रख लिया कि भाई और कुछ नहीं कर सकते अब, तो वो कहीं ना कहीं इस महीने कंफर्मेशन उनको हो जाएगी कि अब डाइवोर्स ही लेना है, और कई लोगों के बीच में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे
सूर्य है, राहु है और बुध भी है, और वक्री और पतित बुध है। यानी कि पति या पत्नी आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उनको अचानक से चोट भी लग सकती है, उनको अचानक से कोई सेहत की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत केयरफुल रहेगा। पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डील आप साइन कर देंगे, कुछ ऐसा कार्य उठा लेंगे जो बाद में नहीं कर पाएंगे। कुछ धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है। शुक्र चालाकी भी दिखाते हैं, और शुक्र और राहु बहुत नोटोरियस होते हैं। ये तो इन दोनों की जो जोड़ी होती है ना, गुरु शिष्य की, व्यक्ति को कभी कभी बहुत भ्रमित करती है। तो यहाँ पर जो बिजनेस करते हैं पैसा आएगा, लेकिन कोई भी बड़ी डील, कोई बड़ा काम पकड़ने से बचिएगा जिसमें बहुत रिस्क हो। बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा काम। और हर चीज को बहुत आपको डीप में जाकर समझकर ही किसी चीज को आपको आगे बढ़ाना है, कोई साइन करना है। यहाँ पे क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि सरकारी बाधाएं भी आ सकती हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। कभी कभी होता है व्यक्ति का बिजनेस चल रहा है, स्पेशली जिनके बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ पे दुनिया भर के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, जीएसटी है, कई चीजें हैं, तो वहां पे अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो काफी केयरफुल रहेगा। और एक और चीज है, अगर आप थोड़े से पॉपुलर व्यक्तित्व के इंसान हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, आप एक पॉपुलर पर्सनैलिटी, आप भले ही पॉलिटिक्स में हो, सोशल लाइफ में हो, मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, कहीं पे भी हो जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम खराब करने का बहुत प्रयास होगा। और अधिकतम वो प्रयास आपके अपनों द्वारा होगा। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं। और ये जो स्थान है ये चौथे से चौथा है, यानी कि घर में भी कलह कलेश चलता ही रहेगा। अपने रिश्तेदारों से बहुत बच के रहें। आप देखेंगे कि यहाँ पे कई कलह कलेश के कारक आपके अपने रिश्तेदार ही बनेंगे, तो थोड़ा सा उनसे दूरी मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव, और यहाँ पर वक्री बुध और पतित बुध का प्रभाव थोड़ा आपके लिए नेगेटिव है। इसके बाद राशि परिवर्तन होगा 13 तारीख को सूर्य महाराज का, और सूर्य अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे 13 अप्रैल को। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ हो रही है। सबसे पहला तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेष राशि में उच्च के होते हैं। दूसरा, उनकी युति गुरु के साथ हो रही है। तीसरा, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 8वें में। और चौथा, ये सूर्य का एक नया कालचक्र है। कोई भी ग्रह जब अपना नया कालचक्र स्टार्ट करता है उसमें ऊर्जा बहुत होती है। जैसे राहु केतु, मैंने कहा था कि उनका नया कालचक्र मीन से होता है, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं। अब बाकी ग्रह हैं उनका कालचक्र नया मेष से शुरू होता है। तो ये सूर्य ऊर्जात्मक है। तो एक तो पहली बात है कि सूर्य सप्तम से निकल गए 12वें घर के स्वामी, तो वो जो प्रभाव था सप्तम भाव पर नेगेटिव, थोड़ी उसमें कमी आएगी। दूसरा, यहां पर गुरु के साथ भी उनकी युति है, और गुरु आपके लिए चौथे घर के स्वामी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ चीजें अटक रही थी, पूरा कार्य हो सकता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई सरकारी कार्य, जो मैंने कहा सरकारी बाधाएं आई थी, वो जैसे ही सूर्य यहाँ पे आएंगे उनको सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। और वैसे भी आपकी कुछ सरकारी बाधाएं या कोई काम अटक रहे थे वो पूर्ण होगा। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु चौथे घर के, 7वें घर के स्वामी है। चौथा भाव विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्तम भाव विदेश यात्रा के लिए होता है। और स्वयं सूर्य 12वें घर के स्वामी है। विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, जाना चाहते थे, वीजा नहीं मिल रहा था, पेपर नहीं समझ आ रहे थे कैसे लगाएं, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, सरकारी बाधाएं आ रही थी, उन सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज है। और गुरु और सूर्य अपने आप में जो योग है बहुत अच्छा होता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो जहां गुरु काल पुरुष में 9वें भाव के स्वामी है, वहीं सूर्य 5वें भाव के स्वामी है। तो अपने आप में ये युति ज्ञान कारक होती है, लक्ष्मी कारक होती है, अपने आप में युति कहीं ना कहीं भाग्य कारक होती है। अब अष्टम में भाग्य कैसे आएगा? जैसे मैंने कहा, कोई अचानक से धन प्राप्ति, वसीयत आदि से धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से धन, ये हो सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाता है, भले ही सूर्य यहाँ पे लंबे अरसे के लिए नहीं रहेंगे, गुरु भी कोई बहुत लंबे अरसे नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको 1 महीने में, आधे महीने में सीखने को मिल जाएगा जो ज्ञान आपको जीवन भर काम आएगा। तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12वें घर और 8वें घर का युति हो गया, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 8वें घर में, तो 8वां घर होता है अचानक से बीमारियों का। तो यहाँ पे अचानक से, पहले मैंने बता दिया, रोग के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही, क्योंकि केतु लग्न में है, लग्न के स्वामी वक्री होकर, पतित होकर बैठे हुए। तो यहाँ पर सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा मंगल महाराज का। मंगल मीन में आ जाएंगे, और ये होगा 23 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब देखिए, मंगल आपके अष्टमेश है और मंगल आपके तृतीयेश है, यानी कि तीसरे घर के स्वामी है। अब यहां पर उनका आना कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अच्छा होगा, कारण मंगल
ऊर्जा है, मंगल चलायमान है, मंगल गति प्रदान करते हैं, मंगल लॉजिकल थिंकिंग है, मंगल प्रगति है, मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। उनका सप्तम में आना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा, जो प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पुनः देखिए मंगल सप्तम में आ गया और मंगल दोष बन गया, ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद भी कितना प्रभाव हो जाएगा, देखिए मंगल यहाँ पे है तो अगली बार यहाँ पे आएंगे, जो पुनः मंगल दोष बन ही रहा है। तो ये जो 2-3 महीने हैं ये मैरिड लाइफ के लिए एक टेस्ट रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं कभी कभी ये होता है कि मैरिड लाइफ में बुरे फेजेस आते हैं, जो कपल्स अपने आप को समझते हैं, ढालते हैं समय के अनुसार, वो उस नेगेटिव फेज से निकलकर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर वो मैरिड लाइफ का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ पर ही ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है, ये कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत दिलाता है और ये मैरिड लाइफ में गुस्सा इंडिकेट कर रहा है, एग्रेशन इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल राहु की युति सप्तम में, जो मशीनरी का बिजनेस करते हैं, जमीन का बिजनेस करते हैं, विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं, एविएशन का काम है, या कुछ भी इन सब चीजों से संबंधित है, या फिर स्पेशली कुछ ऐसा कार्य है जो बहुत बड़े स्केल पे है, उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा 10वें भाव से 10वें में मंगल राहु की युति, यानी कि थोड़ा सा रिकॉग्निशन भी यहाँ पे आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है, तो एक अच्छा है। लेकिन गुस्से से आपको बहुत बचना है, क्योंकि मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती है, अपने आप में अग्नि तत्व है। अंगारक मतलब कि अंगार, और जो अंगार वाली ज्वाला है वो और भभकेगी। तो यहाँ पर सप्तम भाव में यानी कि मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा आपके बढ़ेंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बुध भी पतित है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। करियर में ध्यान दीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के कारक होते हैं बुध, तो वो वक्री पतित हैं, स्टूडेंट्स का मन बहुत बहकेगा, तो कोई बड़ा निर्णय लेने से अभी भी आपको बचना है। ये मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक लाभ उठाएगा, लेकिन जो गुस्सा है इसको अगर आप चैनलाइज नहीं कर पाए तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सब पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे एक और चीज हम देखें तो यहाँ पे मंगल, इतने सारे ग्रह कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि है एक साइड गुरु है, ये भाग्य है, ये कर्म है, ये काल है, ये समय है। तो इन दोनों ग्रहों के बीच जब इतने सारे ग्रह, यानी कि सप्तम भाव बहुत एक्टिवेटेड है। सप्तम भाव जीवन में बैलेंस भी देने का है, तो अगर ये दिख रहा है कि ये समय थोड़ा कष्टकारी अवश्य जाएगा, लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड ये दिख रही है। कभी कभी कहते हैं कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा भी दिख जाता है, तो ये वैसा ही है कि हाँ थोड़ी उथल पुथल मचेगी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, मैरिड लाइफ में, लेकिन इन सब चीजों से निकलकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी आपको प्राप्त होगा। तो ये कह सकते हैं कि आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप पास कर गए तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले महीनों में आपको प्राप्त होगा। एक और राशि परिवर्तन महीने के अंत की तरफ होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 25 अप्रैल को मेष राशि में, और गुरु और सूर्य के साथ बैठेंगे। अब देखिए शुक्र का भी एक नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है, और वो बुध के साथ निकल के जो वक्री बैठे हुए थे, मंगल के साथ उनका योग हट गया। पुनः गुरु और शुक्र की युति विवाहिक जो प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर विवाह नहीं हो रहा, उन चीजों को आगे बढ़ाती है। और शुक्र धनेश है और यहाँ पर वो अष्टम भाव में बैठे, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। शुक्र गुरु दोनों ही एक दैत्य गुरु है, एक देवताओं के गुरु है, यानी कि ज्ञान के भंडार है। तो जैसे मैंने कहा, ये शुक्र का यहाँ पे भी आना आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सीख देके जा सकता है। वैसे भी गुरु जाते जाते कुछ बहुत बड़ा सिखाकर चले जाते हैं। तो ओवरऑल महीना ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें मैंने कही है उन पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली स्टूडेंट्स, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, और बिजनेस जो लोग करते हैं उनको बहुत केयरफुल रहना है। और मैरिड लाइफ के लिए तो नेगेटिव महीना दिख ही रहा है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, साइनस की प्रॉब्लम, कफ रोग, ENT, हार्मोनल डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, ये सब कहीं ना कहीं इस महीने ज्यादा तंग आपको करने वाले। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ष का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन लेके आएगा, और वो पहले ही तारीख को दिख जाएगा जब देव गुरु बृहस्पति वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। सारे ही ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन गुरु का स्थान अलग है। गुरु का वैसे ही स्थान जीवन में भी अलग ही होता है, क्योंकि गुरु के बिना रास्ता नहीं दिखता, रास्ता नहीं मिलता, पथ भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही गुरु का काम हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है,
और जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का भी जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवगुरु बृहस्पति को जीव कहते हैं, जीव की संज्ञा उनको दी है। कई श्लोक हैं ज्योतिष में, जब बृहस्पति कहीं बृहस्पति नहीं लिखा होता, गुरु नहीं लिखा होता, जीव लिखा होता है। इसका अर्थ यह है कि देवगुरु कहीं ना कहीं आपके जीवन का जीव तत्व है, मूल तत्व है। तो जिस भाव में गुरु जाते हैं गोचर में, एक प्रकार से आपका जीवन उसी भाव से जुड़ जाता है उस साल के लिए, यानी कि प्रमुखतः वह वर्ष आपका उस भाव से रिलेटेड हो जाता है। इस पर एक विस्तृत वीडियो अवश्य मैं बनाऊंगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि साल में एक बार होता है तो बहुत चीजें बदलती है। लेकिन यहाँ पे गुरु का आना ही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। कारण एक तो आपके नवम भाव में आ जाएंगे जो भाग्य स्थान है, और ये भाग्य के कारक हैं, तो अपने आप में ये बहुत शुभ है। दूसरा, गुरु यहाँ से लग्न को देखेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का साथ आपके लग्न को मिल रहा है, तो अपने आप में बहुत शुभतापूर्ण चीज है। ध्यान बस ये देखना है, मैं कई बार बता चुका हूं कि गुरु आपके बाधक भी हैं, क्योंकि द्विस्वभाव लग्नों के लिए सप्तम भावाधिपति बाधक होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ काम आपके अटकाएंगे अवश्य, लेकिन अपने आप में गुरु का नवम में आना, लग्न पर दृष्टि देना, बहुत अच्छे योग आपके लिए बनाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, स्टडीज हो, संतान प्राप्ति हो, इन सबके योग बन रहे हैं, क्योंकि यहां से पंचम को देखेंगे और लग्न पर भी गुरु का प्रभाव संतान प्राप्ति के लिए योग बना ही देता है। और हायर स्टडीज हो, हर चीज में आपको लाभ मिलेगा। तो गुरु का देखिए, गुरु का लग्न पर प्रभाव किसी भी तरह से बैठते हैं गुरु तो बहुत अच्छा है लग्न में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं लग्न में बैठे बृहस्पति कई दोषों को समाप्त करते हैं। गुरु का देखना भी लग्न को कहीं ना कहीं बहुत शुभ होता है। तो बहुत विशेष गुरु महाराज के कारण आपको लाभ मिलेंगे इस जीवन में। और यहां से देखें तो शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र भाव में आ गए, तो ये नवम भाव है, और ये कहीं ना कहीं आपका एक प्रकार का अर्थ त्रिकोण है, ये एफर्ट्स का स्थान है, ये मेहनत का भाव है। तो ये गुरु और शनि की जोड़ी जो एक दूसरे से केंद्र में है, यानी कि आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट्स दिखाएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, तो गुरु भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और आपका जीवन इस कारणवश बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो बहुत विशेषता यहां पर दिख रही है, इस समय का लाभ अवश्य उठाएगा। ये गुरु का नवम में आना ही कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य बदलने वाला एक गोचर हो सकता है। बहुत शुभता यहां से दिख रही है। छठा भाव कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस का होता है, और गुरु नवम में आ गया और शनि गुरु का केंद्र योग हो गया, ये कहीं ना कहीं आपके कोर्ट केसेस के लिए भी अच्छा है। जो चीजें नहीं निपट रही थी, नहीं सुलझ रही थी, उस उलझी हुई सिचुएशन को लीगल मैटर्स में सुलझाने के लिए दोनों ग्रह आपका बहुत मदद करेंगे। बहुत विशेष चीज है। इसके बाद राशि परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्यों? खैर उतना अच्छा भी नहीं होगा क्योंकि जा तो अष्टम में रहे, लेकिन फिर भी अपनी पतित अवस्था से निकल गए, अपनी नीच की अवस्था से निकल गए, वक्री अवस्था से निकल गए। हम बात कर रहे हैं बुध महाराज की, जो लग्नेश हैं आपके, वो आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 10 मई को, और इसीलिए जो बुध ने हलचल भूचाल आपके जीवन में अप्रैल के महीने में लाया था, उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि लग्नेश थे, उनका प्रभावित होना हर चीज पर प्रभाव डालता ही, लेकिन अब धीरे धीरे कर मई में जीवन पुनः आपका एक रास्ते पे आना शुरू हो जाएगा, एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, बुध अभी भी अष्टम भाव में ही है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ रातों रात बदल जाएगा, लेकिन हाँ, एक जो इंटेंसिटी है, एक जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो नेगेटिविटी या संवेदनशीलता आपने अप्रैल के महीने में बर्दाश्त करी होगी या झेली होगी, वो मई के महीने में बहुत कम हो जाएगी या झेलेंगे। देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह हो गए, 3 ग्रह अष्टम भाव में हो गए, और शनि की दृष्टि भी है, यानी कि अचानक से जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। करियर हो या बिजनेस, सब में ये चीजें अच्छी है। जैसे मैंने कहा, वो उथल पुथल से बहुत राहत मिलेगी, थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगा जीवन में, लेकिन फिर भी ये महीना मई का आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। पैसे कमाने की हो, करियर, बिजनेस, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि सप्तम भाव को ग्रह ने छोड़ दिया जो वक्री पतित था, तो हाँ, अंगारक दोष है, लेकिन मैरिड लाइफ में भी काफी हद तक धीरे धीरे कर बदलाव और सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। ये अंगारक दोष बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जिनका काम मशीनरी आदि से जुड़ा है,
उनके लिए यहाँ पे आगे बढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे कुछ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, मंगल और राहु रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और बिजनेस में कभी कभी हमें रिस्क लेना ही पड़ता है, और यही समय आपके लिए भी दिख रहा है जब आप कुछ रिस्क ले पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे और उसके दम पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत विशेष चीज आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा और वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और ये होगा 14 मई को, जब सूर्य नवम भाव में आने। अब देखिए आपके लिए कितना विशेष हो रहा है, यहाँ पर गुरु और सूर्य की युति 2 बार हो रही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन भी और सूर्य का साथ में हो गया, अन्यथा ऐसा होता नहीं यूजुअली कि बहुत बार इतनी पास में राशि गुरु और सूर्य की युति हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव है नवम भाव में। गुरु और सूर्य अपने आप में इनका योग धन कारक और भाग्य कारक होता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव के स्वामी है, सूर्य पंचम के स्वामी है। लक्ष्मी योग, धन योग, लाभ योग, भाग्य योग, और ये भाग्य स्थान में ही हो रहा है। यकीन मानिए ये गुरु सूर्य की युति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, बहुत विशेष। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय होगा। 12वें घर के स्वामी है, नवम में है, जो विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में ऑलरेडी है, सबके लिए समय अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर भी चाह रहे थे, कि आप चाह रहे थे कि या तो जॉब ही किसी अलग सिटी में मिल जाए, आपके मनपसंद सिटी में मिल जाए, या विद इन द कंपनी आपका ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो सूर्य का नवम में आना विशेष है, लेकिन पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के स्वामी है, पिताजी की सेहत के लिए उनका यहाँ पे आना कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। लेकिन बल, पराक्रम, साहस सब कुछ यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर तीसरे घर को भी देखेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। यहाँ पर शनि और सूर्य भी एक दूसरे से केंद्र में आ गए। ये पद प्राप्ति का समय होता है, जीवन में आगे बढ़ने का समय होता है। जो अपना एक नाम और एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, थोड़ा सा रिस्क लेकर, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी कर या कुछ अलग कर अपना एक नया नाम, एक नई पहचान बनाई जा सकती है। तो ओवरऑल ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसमें शुभता आपको मिलती जाएगी, आपको दिखती जाएगी। इसके साथ ही एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का। अब शुक्र अपने आप में लक्ष्मी है, और शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी भी हैं, और शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो अब देखिए कितने विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए शुक्र अपने ही भाव में आ गए, स्ट्रांग हो गए, धनेज है, तो ये धन योग बना, लक्ष्मी योग बना। पैसे के लिए तो मई का महीना बहुत अच्छा है, आपका लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। और गुरु शुक्र युति कहीं ना कहीं आपके लिए शादी के योग भी आराम से बना देगी। जो लोग ट्रेडिशनल मैरिज यानी कि अरेंज मैरिज करना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत विशेष है। तो अप्रैल में उथल पुथल मचेगी, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री हो गए, पतित हो गए, ग्रहण लग गया। लेकिन मई का महीना है जो वहां पे चीजें रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। सेहत की बात करें तो इस महीने बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग तो बने रहेंगे लंबे अरसे तक। स्किन डिसऑर्डर, दांतों के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बने रहेंगे, और इसके साथ ही बॉडी में सूजन रहेगी, इन्फ्लेमेशन काफी आपको तंग करेगी। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े ग्रह यानी कि शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। खैर उनकी चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन सबसे पहले जून के पहले ही दिन या फिर कहिए 31 मई को एक राशि परिवर्तन हो जाएगा, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है बुध महाराज का। और बुध क्या है? आपके लग्नेश। अब देखिए अप्रैल का महीना वहां पे वो पतित हो गए, वक्री हो गए, नीच के हो गए, बहुत बुरा प्रभाव। फिर अष्टम में आए, थोड़ा सा इंटेंसिटी इंप्रूव होगी, पॉजिटिविटी इंप्रूव होगी। फिर जून के महीने में वो भाग्य स्थान में आ गए और अपनी राशि को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो ये महीना होगा जून का, जहां पे जीवन में पुनः खुशहाली, पुनः एक क्लैरिटी, एक सकारात्मकता, हर प्रभाव से, हर प्रकार से आपके जीवन में एक मधुरता आना शुरू हो जाएगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और देखिए कि नवम भाव में कितने सारे ग्रह हैं, 5 ग्रह होते हैं ज्योतिष में। खैर सिर्फ ग्रहों से ज्योतिष नहीं होता, लेकिन जब हम राशिफल की बात करते हैं तो केवल इन्हीं को ज्यादा हम महत्व देते हैं। तो 5 ग्रहों में 4 ग्रह आपके नवम भाव में हैं। तो यहाँ पे अर्थ साफ है कि कहीं ना कहीं भाग्य बहुत साथ देगा, भाग्य बदलेगा। यहाँ से गुरु जो भाग्य कारक है, वो तो यहाँ पे उनकी युति शुक्र के साथ है, लक्ष्मी योग, उनकी युति सूर्य के साथ है, अपने आप में धन योग होता है, लक्ष्मी योग होता है। और बुध भी लक्ष्मी स्थान में आ गए और राजयोग बना रहे हैं। इतने विशेष यहाँ पे राजयोग बन रहे हैं। बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र कहीं ना कहीं आपके लिए धनेश है, तो ये आपके लिए
धन योग बना रहे हैं, आपके लिए भाग्येश है तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, बुध राजयोग बना रहे हैं। तो ये बहुत विशेष समय है, यहाँ से आप कई प्रकार की चीज़ों में, हर प्रकार की चीज़ों में लाभ उठा सकते हैं। करियर हो, बिजनेस हो, हर प्रकार से भाग्य का आपको साथ मिलेगा। तो ये महीना बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का, और वो पहली ही तारीख को हो जाएगा। और मंगल आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल का अष्टम में आना मिला जुला प्रभाव देता है, जहाँ एक और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो स्वयं अष्टम भाव के स्वामी हैं। लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा आएगा, अटके हुए काम बनेंगे, लीगल केसेस में सफलता, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे थे, हर चीज़ में सफलता मिलेगी। लेकिन पुनः अष्टम भाव का मंगल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राहु ऑलरेडी सप्तम में है, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज, डिसकंटेंटमेंट, अपने पति पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं, दूसरों लोगों के प्रति आकर्षण भागता है, जागता है। यहाँ पे मंगल यहाँ पे आ गए तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ेंगी। तो मैरिड लाइफ के देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 महीने दो चीज़ें सबसे ज़्यादा तंग करेंगी, एक आपकी सेहत, दूसरा आपकी मैरिड लाइफ। बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरेंगी, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आएगा। अब मंगल अष्टम में आ गया, यानी कि इंजरी, मंगल अष्टम में आ गए, कोई रोग अचानक से, कोई अचानक से ब्लड डिसऑर्डर्स। तो और केतु लग्न में है, लग्न से मंगल का षडाष्टक योग बन गया, केतु से मंगल का षडाष्टक योग बन गया। ये कहीं ना कहीं अचानक से चोट भी दिखाता है। कोई सर्जरी आपकी ड्यू थी, आप नहीं कराना चाह रहे थे, यहाँ पे अचानक से आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा, ये 3 महीने सेहत और मैरिड लाइफ इसके लिए अच्छे नहीं है, बाकी तो चीज़ें सुधरती जाएंगी। तो मंगल का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और धन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। अपनी ही राशि के हैं तो स्ट्रांग है, इसलिए स्ट्रांग, क्योंकि वो आपके मंगल दोष भी बना रहे, तो मंगल दोष भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में है और लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो पैसा भी आपका अचानक से बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखिए, एक बहुत विशेष चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत आसपास होगा, और वो 3 ही ग्रह एक ही राशि में जाकर बैठ जाएंगे, एक ही भाव में जाकर बैठ जाएंगे। 12 जून को शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें घर में, 14 तारीख को बुध आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और 15 तारीख को सूर्य आ जाएंगे आपके 10वें घर में। अब देखिए कितने अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। सूर्य दिग्बली हो गए, करियर में सफलता, 12वें घर के स्वामी है, जॉब चेंज करनी है, विदेश में जॉब ढूंढनी है, दोनों के लिए अच्छा है। बुध यहाँ पे आकर पंच महापुरुष योग, राजयोग बनाएंगे, बहुत विशेष है। शुक्र नवम के स्वामी होने के नाते 10वें में कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, पैसा बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। करियर में जो प्रॉब्लम्स आई थी, अब हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, अप्रैल के महीने में कुछ लोगों की जॉब जाएगी भी, जिनका दशा अंतर्दशा अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन पुनः जून तक आते आते उन लोगों को दोबारा जॉब प्राप्त हो जाएगी। करियर में उछाल आएगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस बोनस हो, इंसेंटिव्स हो, प्रमोशन हो, हर चीज़ के योग बन रहे हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, शुक्र का यहाँ पे होना ऑफिस पॉलिटिक्स, और शुक्र का सूर्य के साथ होना, यानी कि बड़े लेवल पर ऑफिस पॉलिटिक्स, स्पेशली जो लोग बड़े पद पर हैं, सरकारी जॉब करते हैं, बड़े सरकारी पद पर हैं, प्राइवेट फर्म से बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत ध्यान से रहिएगा। आपके खिलाफ ऐसी बड़े स्तर पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या गया। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, अन्यथा तो ये समय अच्छा दिख रहा है। 3 ग्रह चौथे भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं, क्योंकि उसमें से एक शुक्र भी है जो सेकेंडरी कारक हैं प्रॉपर्टी के। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल भी इस समय अपनी राशि में होंगे, तो अगर बहुत लंबे अरसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है, लोगों ने काम किया 60 की उम्र तक, 55 की उम्र तक, फिर उनके पास पैसा जमा हो, सोचते हैं कि चलो अपनी रिटायरमेंट किसी खुली जगह पर बिताते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है। सेहत की बात करूँ तो इंजरीज, इन्फेक्शंस, रक्त विकार, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ENT की प्रॉब्लम पूरे 3 महीने बनी रहेगी, कफ रोग पूरे 3 महीने बने रहेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स पूरे 3 महीने बनेंगे, हड्डियों के रोग इस महीने तंग करेंगे, पेट के रोग तो पूरे 3 महीने बने रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। सर्वप्रथम आपको ये पहला उपाय 3 सोमवार करना है। आपको एक पात्र में जल लेना है, दूध लेना है, उसमें जौ के दाने, चंदन का पाउडर और गुलाब जल, इन सबको मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है।
जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम विश्व रूपाय नमः मंत्र का जाप करना है, जितनी बार भी हो सकता है जब अभिषेक करते हुए। अभिषेक करने के बाद ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। दूसरा उपाय आपको 3 बुधवार करना है। आपको गणपति जी को 8 लड्डुओं का भोग लगाना है। हर लड्डू में एक लौंग का दाना डालकर, मतलब कि लगाकर उसमें आपको भोग लगाना है गणपति जी को। और इसके साथ ही आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और इसके साथ ही वहाँ पे भी मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। और आपको 3 बुधवार ही गौशाला में घास का या चारे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।